बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शमीम मुर्तज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिसके मकासद हम पहले भी बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि सीएसएस की प्रिपरेशंस के हवाले से कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताना। उसके अलावा ये सेल्फ़ डेवलपमेंट के हवाले से भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे और लाइफ कोचिंग के हवाले से भी। आज जो सबसे अहम सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, वो ये कि हम किस तरीके से सीएसएस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। ये सिर्फ सीएसएस से रिलेटेड ही चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई सा भी बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, उसके हवाले से भी ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है। लिहाजा आज इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी हम बात करेंगे, वो सिर्फ सीएसएस ही से पर्टेन नहीं करेगा, बल्कि वो किसी भी एग्ज़ाम से मुतल्लिका हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम इस बात के बारे में देखें। तो जो भी इसकी डिटेल्स हैं, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी-सी बात रखना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपको ये लगता है कि आपका रास्ता जो है वो बहुत आसान है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप एक गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि काबिलियत वाले रास्ते के अंदर शॉर्टकट कहीं भी नहीं है, आपको तमाम रास्ता तय करना ही पड़ता है। लिहाजा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम्स के लिए, किसी बड़े गोल के लिए सफ़र शुरू कर चुके हैं, तो वो रास्ता कभी भी आसान नहीं होगा। उसमें रुकावटें होंगी, उसके अंदर मसाइल होंगे, उसके अंदर मुश्किलात होंगी, उसके अंदर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि ये कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा कि जो काँटों से भरा हुआ ना हो। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी गोल सेट करें, उस पे चलना शुरू करें, तो देख लीजिए कहीं वो बहुत आसान तो नहीं हो रहा है आपके लिए। तो अगर ये आपको आसान लग रहा है, तो आप फिर ये सोच लीजिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इस तरह के एक मौजू पर बात की थी और हमने कहा था कि देख लीजिए कि आपकी डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपकी स्पीड। ठीक है? तो लिहाजा अब हम अपने इस बात पे आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि स्कीम मेरी क्या है, इसके अंदर मैं किन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो इस पूरी जो वीडियो है, उसका जो थीम मैंने रखा था वो यही कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स स्पेसिफिकली फॉर सीएसएस एंड जनरली फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। तो देख लीजिए कि स्कीम ये है कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस तरह के मार्क्स को हासिल करने के लिए, ज़्यादा मार्क्स को हासिल करने के लिए राइटिंग, हैंड राइटिंग क्या रोल प्ले करती है, प्रेजेंटेशंस की क्या अहमियत है इसके अंदर, रेलेवेंसी किस हद तक इसके अंदर मैटर करती है, इसी तरीके से आर्गुमेंटेशन की क्या अहमियत है, क्वालिटी कंट्रोल से क्या मुराद है हमारी, इसी तरीके से क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उससे क्या मुराद है, क्वांटिटी ज़्यादा अहमियत रखती है या क्वालिटी ज़्यादा अहमियत रखती है। इंट्रो और कंक्लूजन का जो है वो क्या रेलेवेंस है इसके हवाले से, उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए हमें, रेफरेंसिंग की क्या अहमियत है, कैसे देना चाहिए, किन किन चीज़ों का देना चाहिए, और आखिर में एनालिसिस की क्या अहमियत हासिल है। तो ये जो 8-9 आपके सामने पॉइंट्स मैंने रखे हैं, हम वो एक वन ऑन वन इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि वो आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा दिला सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि हैंड राइटिंग के लिए हमें जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत क्या हासिल है। देखिए, अमूमी तौर पर जो मिथ है, वो ये है कि कंटेंट ज़्यादा अहमियत रखता है, राइटिंग अहमियत नहीं रखती। लैंग्वेज ज़्यादा अहमियत रखती है, राइटिंग ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि कंटेंट और लैंग्वेज जो है वो आपको मार्क्स दिलवाते हैं, मगर हैंड राइटिंग के अंदर 2-3-4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका नतीजा ये निकलता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो साइकोलॉजिकली आपको कम मार्क्स देने की तरफ चला जाता है। नंबर 1 कि आप जो है अपनी हैंड राइटिंग के अंदर कुछ इस तरह के लेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जिनको जब आप लिखते हैं तो उन लेटर्स की मुमासलत, उनकी रिजेम्बलेंस किसी दूसरे लेटर से मिलने लग जाती है। अमूमी तौर पर ये गलती आर के लिखने में ज़्यादा देखने में आई है कि आर को कुछ कैंडिडेट्स इस तरह से लिखते हैं कि वो एस का गुमान होता है उसके ऊपर। तो इस तरह की छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हमारी राइटिंग्स के अंदर होती हैं कि जो हम उस वक़्त तवज्जो उसके ऊपर नहीं देते, मगर जब वो हम लिखते हैं उसको, तो वो चीज़ हमारी चूँकि राइटिंग का पार्ट होती है, लिहाज़ा हमें एहसास नहीं होता और हम वो लिख के चले जाते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हमें वहाँ पर मैटर करती हैं। दूसरी बात, क्या लेजिबल है हमारी राइटिंग? क्या ऐसी राइटिंग है हमारी कि जो दूसरा पढ़े तो उसको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें? या हमने उसको बहुत ही हौच-पौच बना रखा है अपनी राइटिंग को? हम क्लियर चीज़ें लिखने के बजाय
हम राइटिंग को इस तरीके से कर रहे होते हैं कि वो हमें खुद को तो ऐसा लग रहा होता है क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आप ही पढ़ सकते हैं उसको, मगर जब एग्जामिनर उसको पढ़ रहा होता है तो उस वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपके लिखे हुए अल्फाज को वो सही तरीके से समझ सके। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि आप लैंग्वेज और कंटेंट के साथ साथ अपनी राइटिंग को भी लेजिबल बनाने की कोशिश करें, और उसके लिए आप कॉन्शियस एफर्ट्स करें, कॉन्शियस प्रैक्टिस करें। बेशक आपको रोज़ाना जो है हैंड राइटिंग के कुछ वर्ड्स, कुछ पेजेस करने की भले ज़रूरत पड़े तो आप उसको करें, ताकि आप जो है, और एक दफ़ा दो दफ़ा करने के बाद आप जिस जगह भी कंसल्ट कर रहे हैं, किसी से भी असेस करवा रहे हैं, तो उसको ज़रूर कहें कि वो आपकी राइटिंग की लेजिबिलिटी भी जो है वो चेक करे, और चेक करने के बाद आपको बताए कि कौन से ऐसे लेटर आप लिख रहे हैं कि जो पढ़ने वाले के लिए मुश्किल का बायस बन रहे हैं। तो उनके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें, और ये ख्याल रखें कि राइटिंग भी उतना ही रोल प्ले कर रही है जितना कि कंटेंट और लैंग्वेज रोल प्ले करते हैं। तो एक ये अहमियत की बात हो गई। दूसरी बात जो हम देखना चाहेंगे इसके अंदर की प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी कैसी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये बात सामने आती है कि फिर वही जो साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है कि बच्चे कहते हैं कि हमने कंटेंट तो पूरा लिखा है, मगर बात यह है कि कितना नीट एंड क्लीन वो कंटेंट आपने प्रेजेंट किया है, कितनी खूबसूरती के साथ आपने उसके अंदर चीज़ें रखी हैं। क्या आप बार बार कटिंग कर रहे हैं उसके अंदर, बार बार फ्लूइड्स लगा रहे हैं उसके अंदर, या आपकी बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं उसके अंदर। उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपने कंसीडर नहीं किया हुआ है उसके अंदर, ख़ास तौर पे ई आई और आई ई जिस जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिसीव में हो या जो है बिलीव के अंदर हो, अमूमन उसको उल्टा कर देते हैं बच्चे। उस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बन रही होती है उसके अंदर। उसके साथ साथ क्या प्रॉपर इंडेक्सिंग की है आपने उन चीज़ों की, प्रॉपर हेडलाइंस दिए हैं आपने उसको। हेडलाइंस जब आपने प्रॉपर दे दिए तो क्या आपने जो है दूसरा पेन यूज़ किया है उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि दो तरह के कलर्स जो है वो अलाउ हैं वहाँ पर। आप एक ब्लू यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप ब्लैक यूज़ करते हैं। तो आप जो है किसी एक पेन को यूज़ कर लीजिए अपना हेडलाइंस के लिए, और हेडलाइंस को प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ इस्तेमाल करें। कि अगर आपने मैन हेडलाइंस दी हैं तो क्या उसका सब हेडलाइन जो है वो प्रॉपर इंडेंट करके आ रहा है। आप उसके लिए अगर हेडलाइन के जो है वो क्या कहते हैं अपना नंबर्स डाल रहे हैं 1 2 3, तो क्या सब हेडलाइंस को 1.1 1.2 1.3 कर रहे हैं उसके अंदर, या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और जो है आपकी मार्क्स दिलाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही होती हैं। अगेन, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, लैंग्वेज भी आपने बहुत अच्छी लिखी है, मगर चूंकि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है लिहाजा आपको मार्क्स उतने नहीं मिल पा रहे होते। तो इसको भी उतनी ही तवज्जो दीजिए, और इसके ऊपर भी उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए आप जितनी के है वो आप कंटेंट को बेहतर करने के लिए कर रहे होते हैं। कोट अनकोट कर रहे हैं तो क्या आप प्रॉपर उसकी दोनों साइड से इंडेंट कम करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या आप उसको कोट एंड कोट के अंदर कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन बातों का भी आपने ख्याल रखना है। कोट एंड कोट के अंदर जो भी मैटर आपने लिखना है, क्या वो आप दूसरे कलर से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। जब भी किसी चीज़ की कोटेशन आप इसके अंदर लिखते हैं, किसी दूसरे राइटर की कोई बात आप कोट कर रहे होते हैं, तो दोनों साइड से इंडेंट को कम कर देते हैं, और कम करने के बाद उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए कि ये एक अलहदा चीज़ है, वो आप अलहदा से करके लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का ये तरीक़ेकार होता है, इसको हेडलाइन सॉरी वो जो आपकी कोट एंड कोट के अंदर जो मैटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो अंडरलाइन भी कर देते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन की अहमियत अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा बन जाती है। उसके बाद रेलेवेंस, ये बात तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जब भी आप क्वेश्चन को टेकअप कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन के अंदर रेलेवेंस सबसे ज़्यादा अहमियत की हासिल होती है इसके अंदर। क्योंकि अगर आपने इररेलेवेंट चीज़ें लिखना शुरू कर दी हैं तो आप बेशक बहुत सारा लिखिए, आप 20 पेजेस उसको भर दीजिए, मगर आपने रेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी हैं उसके अंदर तो आपको वो ज़ीरो मार्क कर देगा। इसके ऊपर अलहदा से जो है वो मैं एक अपनी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम बात अलहदा से भी करेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। मगर इसके अंदर आपने टू द पॉइंट और प्रिसाइज होना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जनरल टर्म्स के अंदर लिखना आपको नुकसानदा साबित होता है आपके लिए। तो आप अपनी रेलेवेंस को ज़रूर चेक कीजिए कि क्या पूछा गया है आपसे। जो पूछा गया है आपने वही जवाब देना है और प्रिसाइज जवाब देना है। तो रेलेवेंस डज मैटर। उसके बाद आ जाइए कि आप आर्गुमेंटेशन को कैसे डेवलप करते हैं। अमूमन हमारे एस्पायरेंट्स जो है वो आर्गुमेंटेशन का मतलब समझ ही नहीं पाते।
उनको ये समझ ही नहीं आती है कि इससे क्या मुराद है। दरअसल आर्गुमेंट देना और उसको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के ज़रिए सब्सटेंशिएट करना क्या मतलब रखता है। हम पहले भी इस वक्त बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि जब आप कोई एक स्टैंड पॉइंट ले लेते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप जो डिसीजन ले चुके होते हैं, जो स्टैंड ले चुके होते हैं अपना, उसको हम आर्गुमेंट के ज़रिए किस तरीके से सब्सटेंशिएट करते हैं, उसको कैसे डेवलप करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अलहदा से भी बात की जा सकती है इसके ऊपर कि आर्गुमेंट्स किस तरीके से बनाए जाएँ। मिसाल के तौर पे ओपन क्वेश्चंस होते हैं कि जिसके अंदर आपने प्रोज़ में या कॉन्स के अंदर अपने आप को कहीं एक जगह पे स्टैंड करना होता है। फिर मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ में ये स्टैंड ले लिया है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, तो फिर आप उसको किस तरह सब्सटेंशिएट करेंगे, या उसी क्वेश्चन के अंदर आप जो है इस पर चले गए कि बेनिफिट्स की जगह हमें नुकसान ज़्यादा है उसके, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से अपने आर्गुमेंट्स को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो देते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लिखना, इसके ऊपर अभी हम आगे और बात कर लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है आपकी क्या अहमियत रखती है, इससे मुराद क्या है। देखिए, एक तो ये होता है कि कैंडिडेट ये समझता है कि मैंने बहुत सारा लिखा है, मेरी ग्रामर बेहतरीन थी, मेरी लैंग्वेज के अंदर कोई इशू नहीं था और मैंने सही चीज़ें लिख दी हैं, और आप जब असेसमेंट करा रहे होते हैं तो वहाँ भी आपकी चीज़ें ठीक होती हैं। मगर इन ठीक होने से काम नहीं चलता। ओवरऑल क्वालिटी जो है कंटेंट की भी और लैंग्वेज की भी, वो एट पार होने की ज़रूरत है मार्क्स को ज़्यादा लेने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुख्तलिफ चीज़ें से जब असेस कराते हैं तो नज़र आता है क्वेश्चन तो ठीक अटैम्प्ट किया है उन्होंने, मगर इस ठीक होने से काम नहीं चलेगा। देखिए, आप हो सकता है कि राइट हों, मगर आपकी जो कुछ भी आपने रिप्रेजेंट किया उधर, जो भी लिखा है, उसको खूबसूरत करा बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब तक आप उसकी क्वालिटी को, ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ये उम्मीद ना रखें कि आपको जो है वो मार्क्स ज़्यादा मिल सकेंगे। स्पेशली ये वाला मैटर जो है वो ऐसे के अंदर आप ज़रूर फेस करेंगे कि जब आपके ऐसे को चेक किया जा रहा होता है तो सिर्फ ये नहीं देखा जा रहा होता कि कंटेंट कितना था, ये नहीं देखा जा रहा होता कि लैंग्वेज कितनी अच्छी थी, ये भी देखा जा रहा होता है कि ओवरऑल कंटेंट की क्वालिटी कैसी थी। क्या बिल्कुल रूडिमेंट्री लेवल की क्वालिटी थी, बेसिक लेवल की क्वालिटी थी, कोई सुपरफिशियल बातें की गई हैं उसके अंदर, या आपने इन डेप्थ कोई चीज़ प्रेजेंट की है उसके अंदर, क्या आपने एक सिंपल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया सारा, या कुछ एक्सप्रेशंस बेहतर हैं आपके, क्या इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं इसके अंदर, क्या फ्रेजल वर्ब्स को इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, क्या आपने विकेबलरी के अगले लेवल की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की है इसके अंदर या नहीं की है, कि आपने ट्रांजिशन बेहतर किया है या नहीं किया उसके अंदर। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर करती हैं, और आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि आपके अटैम्प्ट किए हुए आंसर्स जो हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो। उसके बाद हम सबसे अहम देख लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी हो। यस, जब आप क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी डज़ मैटर, क्वांटिटी एक सेकेंडरी चीज़ होती है। हो सकता है कि आपकी अटैम्प्ट किए हुए आंसर की क्वालिटी इतनी बेहतर हो कि आपकी क्वांटिटी अगर कंप्रोमाइज़्ड भी है तो काम चल जाए, मगर आपको जनरली इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अगर एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ 1-1.5 पेजेस उसके लिख दिए हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्या आप कम से कम 5, 6, 7 पेजेस तक जाने की काबिलियत रखते हैं कि आपका स्टेमिना, आपके पास उससे रिलेट करता हुआ कंटेंट इतना है कि आप इतने पेजेस लिख सकें? तो आप अपना स्टेमिना भी बढ़ाएंगे कि जिसके अंदर आप इतना ज़्यादा लिखने के काबिल हो सकें। क्यों? क्योंकि आप अगर बहुत कम लिखते हैं मगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसके अंदर, तो फिर आप जो है वो मार्क्स लेने के या यूँ समझ लीजिए कि मार्क्स अगर मिलेंगे भी तो वो उसकी ज़्यादा मतलब इतने नहीं होंगे कि आप जो है पास भी कर सकें, और अगर आप पास कर लेंगे तो वो कम्पीट करने जैसे नहीं रहेंगे। तो यस, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है, लिहाजा आप उसका भी एक थ्रेशोल्ड बना के रखेंगे कि हर क्वेश्चन को हमने कम से कम इतने पेजेस तक लेके जाना है। जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम 5 से 6 पेजेस तो आप लेके जाएंगे उसको, और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर भी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्या क्वेश्चन की डिमांड है कि वो कुछ और पेजेस तक जाए तो वहाँ तक आपको लेकर जाना है। क्वेश्चन की डिमांड नहीं है इतनी ज़्यादा तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, मगर क्वालिटी को आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन और हमारा कंक्लूजन।
क्या हमने बहुत कॉन्शियसली अपने इंट्रोडक्शन को सेट किया है? क्या हमने बहुत ही तवज्जो के साथ अपना कंक्लूजन दिया है? दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों का रेलेवेंस क्या है, ये याद रखिएगा। हर वो सवाल, हर वो आर्गुमेंट जो ओपन किया है आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, लाजमी तौर पर अपने कंक्लूजन के अंदर उसको समअप कर देना है आपने। इस बात का ख्याल रखिए कि दरमियान की बॉडी के अंदर तो आप एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं, आप आर्गुमेंटेशन डेवलप कर रहे होते हैं, आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, ये सब कुछ आप मैन बॉडी में कर रहे होते हैं। मगर जो कुछ भी आपने करना था उसको चूंकि आपने ओपन किया था इंट्रो के अंदर, तो लिहाजा कंक्लूजन के अंदर आप उसको समअप करके उन्हीं सवालात को जो आपने वहां पे ओपन किए थे, यहां पर लाजमी तौर पे हर एक को एंड के अंदर लेकर आना है, हर एक का जवाब लिख कर देना है आपने इसके अंदर। तो ये बात ख्याल रखिएगा कि 4 आर्गुमेंट ओपन किए थे तो 4 आर्गुमेंट एंड कर दें यहां पर लाकर। 5 आर्गुमेंट ओपन किए थे, 5 स्टेटमेंट ओपन की थी आपने इंट्रो के अंदर, 5 स्टेटमेंट आप कंक्लूड करेंगे इधर के अंदर, कॉन्शियसली करेंगे उसके अंदर कि जी ये चीज़ें हमने ओपन की थी, हमने सारा डिस्कस कर लिया, एनालिसिस कर लिया, इस नतीजे पर हम आके पहुंच गए हैं जो हमने ऊपर क्वेश्चन रेज किए थे, अब उनका सम करके हम इस जगह के ऊपर पहुंचे। तो कॉन्शियसली आपने अपने इंट्रो के ऊपर काम करना है। बहुत छोटा इंट्रो नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा इंट्रो भी नहीं होना चाहिए, लाजमी तौर पे 1 से 1.5-2 पेजेस के ऊपर, कम से कम 1 से 1.5 पेजेस के ऊपर जा रहा हो। इसी तरीके से आपका कंक्लूजन भी जो है एक पेज पे अगर नहीं तो कम से कम 1/3 पे तो ज़रूर आ रहा हो आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को भी जो है वो आपने अहमियत रख देनी है इसके अंदर। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आपके आगे है कि रेफरेंसिंग किस तरह करते हैं। अगर आप रेफरेंस नहीं देते तो आप समझ लीजिए कि आप अपने मार्क्स को हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। आपने लाजमी तौर पर अपने क्वेश्चंस के अंदर 2-3-4 रेफरेंसेस ज़रूर देने होते हैं। बड़े स्कॉलर्स के आपने कुछ कोटेशंस जहन में रखनी होती है, कुछ चीज़ें आप जो है वो अपने पास रखते हैं, उन स्कॉलर्स के नाम, उनके बुक्स के नाम आप जहन में रखते हैं। आप उससे ओपन भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को उससे ओपन कर सकते हैं, उन्हीं स्कॉलर्स की किसी कोटेशन से जो रेलेवेंट हो आपके टॉपिक के साथ। आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि 3-4-5 रेफरेंसिंग आपने ज़रूर देनी है प्रॉपर स्कॉलर के नाम और उनके बुक्स के नाम के साथ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम बताए थे, मैंने कहा था कि इनकी स्टडी ज़रूर करें, हो सकता है उन्हीं में से कुछ रेफरेंसेस आप दे सकते हो, तो वो ज़रूर आप अपने जहन में रखिए, कॉन्शियसली आपने रेफरेंसिंग करनी है। और ये याद रखिएगा कि ऑथेंटिक स्कॉलर्स, ऑथेंटिक बुक्स को जितना ज़्यादा अच्छा है रेफ़र करें। आप अननोन लोगों को, अननोन चीज़ों को रेफ़र करते हैं तो हो सकता है नंबर तो मिल जाए, मगर लाइक्लीहुड यही है कि नहीं मिलते उसके अंदर। तो रेफरेंसिंग की अपनी अहमियत होती है, उनको ज़रूर जो है वो आपने इस्तेमाल करना होता है उसके अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालिसिस। आपका एनालिसिस बहुत पावरफुल एनालिसिस होना चाहिए। ये याद रखिए कि एनालिसिस क्या है दरअसल। आप एनालिसिस के अंदर मुख्तलिफ अलग अलग जो आपके पास चीज़ें हैं उनको एक अंडरलाइंग फैक्टर के ज़रिए जोड़ रहे होते हैं। तो कुछ टूल्स होते हैं आपके पास जिनके ज़रिए आप एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो मैंने आपको बुक्स बताई थी, उन बुक्स से भी ये आपको टूल्स मिल जाती हैं। अच्छे ऑथर्स की जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ से आपको पता लग जा रहा होता है कि आपके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके ऊपर हम अलहदा से बात करेंगे कि एनालिटिकल टूल्स कौन कौन से हमें अवेलेबल हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम अपने करंट अफेयर में, अपने इस्लामियात में और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर हम उन टूल्स को इस्तेमाल करके बेहतर जो है क्या कहते हैं एनालिसिस कर सकें। जिस चीज़ का ज़िक्र यहाँ पे मौजूद नहीं है उसको मैं ज़रूर आपके सामने दोबारा पेश करना चाहूँगा, और वो है टाइम मैनेजमेंट आपकी। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है कि जिसको आप अमूमन इग्नोर करते हैं। ये याद रखिएगा कि अक्सर हम पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, चूँकि सबसे अच्छा टॉपिक होता है हमारा, हम उसको सबसे अच्छा टाइम दे रहे होते हैं, तो हम मिस कर जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को जो हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जो हमें अमूमन अच्छा नहीं आता है, उसको हम कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। जिस पे ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा वक्त देना था, उसी के लिए हमारे पास कम वक्त बचता है, और नतीजा ये निकलता है कि अमूमन या तो हम लास्ट क्वेश्चन को 1-1.5 पेज ही लिख पाते हैं, या अमूमन नहीं लिख पाते तो 2-3-4 लाइनें ही लिख पाते हैं उसके अंदर। तो टाइम को ज़रूर एहतियात से मैनेज करें और इसकी प्रैक्टिस करें कि आप अपने टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अंदर
की जो है सलाहियत अपने अंदर पैदा कर सकें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा और किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।